हेलो फ्रेंड, आज हम लोग रिस्क असेसमेंट का एक सैम्पल फॉर्मेट देखने वाले हैं, यानी कि जीसी रिपोर्ट का एक सैम्पल फॉर्मेट देखने वाले हैं कि सैम्पल फॉर्मेट होता कैसे है। और सैम्पल फॉर्मेट देखने से पहले आइए जान लेते हैं कि इसके पास होने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, यानी कि आपके रिपोर्ट में मिनिमम क्या होना चाहिए एक पास होने के लिए। तो उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। जैसा कि मैं आपको बताया था कि इसके 4 स्टेप हैं, 4 पार्ट हैं इस रिपोर्ट के। पहला, डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथोडोलॉजी यूज, रिस्क असेसमेंट, प्रायोरिटाइज 3 एक्शन विद द जस्टिफिकेशन, और 4th था रिव्यू, कम्युनिकेट एंड चेक। ये टेबल मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि मिनिमम स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड फॉर द यूनिट IG2 पास, यानी पास होने के लिए ये आपके डिस्क्रिप्शन में ये मिनिमम सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसको आप मैंने इसके पहले वाले वीडियो में मैंने समझा दिए थे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसमें कोई चीज़ छूट ना पाए। सेम उसी तरह जो रिस्क असेसमेंट है, जो सेकेंड पार्ट है, उसमें आपको पास होने के लिए ये सारे क्राइटेरिया होनी चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, मैंने पहले ही बता दिया हूँ कि मिनिमम 10 हज़ार्ड्स होने चाहिए, एटलीस्ट 5 कैटेगरी ऑफ हज़ार्ड से होने चाहिए। मिनिमम 10 है, ऐसा नहीं कि आप 10 ही रखेंगे, ज़्यादा रखेंगे आप, तो आपको मिनिमम 10 रखना है। ये सारे चीज़ उसमें आपको होने चाहिए। देख रहे हैं आप, ये सारे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिनिमम स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टू पास यूनिट IG2 पास, ये जो थर्ड पार्ट है, प्रायोरिटाइज 3 एक्शन विद द जस्टिफिकेशन फॉर द सिलेक्शन, ये इसके लिए आपको ये उसमें ये सारा चीज़ होना चाहिए। मैंने बता ही दिया पहले कि आपको 3 एक्शन जो है आपको सिलेक्ट करने हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी हो, उसको आपको डिसाइड करना है। उसके बाद जो है आपको मोरल, लीगल, फाइनेंशियल रीजन पे आर्गूमेंट डालना है, और जो लीगल रीजन होगा वो आपको किस बेस पे होगा, कन्वेंशन, रिकमेंडेशन एंड कोड ऑफ प्रैक्टिस पे होगा। और उसके बाद आपको लाइकली और सिविरिटी भी अच्छे से डालने हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ द ये डालने हैं, यानी कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया था। और सबसे जो लास्ट पार्ट है, रिव्यू, कम्युनिकेट एंड चेक, उसमें ये जो 3 पॉइंट जो दिए गए हैं ये मस्ट होना है, यानी कि आपको पास होना है तो मिनिमम नंबर से अगर पास होना है तो ये सारी चीज़ इंक्लूड होनी चाहिए। लेकिन आपको ज़्यादा नंबर लाना है तो आपको इफेक्टिव राइटिंग करना है, यानी जितना आप अच्छे से राइट करेंगे, जितना अच्छे से लिखेंगे, तो आप ज़्यादा स्कोर करेंगे। लेकिन अगर ये सारा चीज़ मिनिमम आप उसमें डाल देते हैं तो आप जो है मिनिमम मार्क्स ला सकते हैं। अगर इसमें से कोई छूट जाता है तो आई थिंक जो है आपको नंबर काट लिए जाएंगे, आप पास नहीं हो पाएंगे। तो आपको ये सारे चीज़ उसमें इंक्लूड करने हैं, लेकिन मैक्सिमम के लिए आपको बहुत अच्छे से इफेक्टिव राइटिंग करना है, जिससे कि सबको एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। आइए एक बार सैम्पल इसका फॉर्मेट देख लेते हैं कि फॉर्मेट कैसा होता है। तो फॉर्मेट जैसा आप देख रहे हैं कि ये पार्ट 1 to 4 है, और इसमें आपको ये डिक्लेयर करना है कि ये आप जो है मैं ही इस पूरे चीज़ को लिख रहा हूँ, ये किसी दूसरे से नहीं लिखवाना है। और अगर आप पकड़े जाते हैं तो आप माल प्रैक्टिस में पकड़े जाएंगे, और पकड़े जाएंगे तो ये लोग क्या करते हैं, 1 साल के लिए बैन कर देते हैं, ये लाइफ टाइम के लिए बैन कर देते हैं। ये डिपेंड अपॉन द आप कितना जो है सीवियर जो है वो आप कदाचार किए हैं, यानी कि माल प्रैक्टिस है आपका। तो इसका आप चाहें तो अभी जो इसका निवोस माल प्रैक्टिस पॉलिसी फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है। जेल तो नहीं देते हैं हमें, जहाँ तक आशा है। ये आपका कैंसिल कर देंगे, आपको बैन कर देंगे, आपको 1 साल के लिए मतलब कि आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, 2 साल के लिए नहीं दे सकते हैं, 3 साल के लिए नहीं दे सकते हैं। ये डिपेंड अपॉन द आप जो है आपका जो जुर्म है वो कितना गंभीर है। तो ये आप देखते हैं, पहला जैसे बैकग्राउंड है, यानी कि उसका डिस्क्रिप्शन पार्ट 1 में डालेंगे यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे जो भी ये पीले कलर से दिखा हुआ है, येलो कलर से, यानी कि मतलब वो चीज़ आपको करने हैं। यहाँ पे आउटलाइन करने हैं 200 वर्ड में, यहाँ पे आपको 150-200 वर्ड्स में इसके डिस्क्रिप्शन लिखने हैं। और उसके बाद यहाँ पे रिस्क असेसमेंट का सेकेंड पार्ट है, इसमें आपको हज़ार्ड लिखने हैं, हज़ार्ड कैटेगरी एंड हज़ार्ड, हु मस्ट बी हार्म एंड हाउ, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू ऑलरेडी डूइंग, ये सब सारे चीज़ इसमें लिखने हैं पार्ट 2 में। और पार्ट 3 में जो है आपको क्या लिखने हैं, पार्ट 3 में किधर गया पार्ट 3, हाँ पार्ट 3 एक्शन आर जस्टिफिकेशन फॉर द सिलेक्शन, यहाँ पे आपको लिखने हैं, ये 250-350 वर्ड्स में लिखने हैं। और रिस्क, कम्युनिकेट एंड चेक, ये 3 पार्ट में है, ये आपको यहाँ पे फिलअप करने हैं। यानी कि आप ये तो पार्ट बाई पार्ट बना दिया है ना, कि आप चाहें तो कोई छोड़ ही नहीं सकते हैं, लेकिन आप सही से लिखना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन फॉर्मेट सही से बन गया है। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि ये सबके नीचे जो है आपको लर्नर नेम,
लर्नर नंबर, लर्नर नेम, ये आपको डालने हैं कंपलसरी, क्योंकि आप नहीं डालेंगे तो कैसे पता चलेगा कि ये किसका रिपोर्ट है। तो आपको जो भी आपके इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको स्टूडेंट नंबर या लर्नर नंबर मिलेगा आपको यहाँ डालने हैं और आपको नेम डालना है। और ये चीज़ भूलना नहीं है कि जो पेज है जैसे 6/7 ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 5/7 ये ऐसा नहीं कोई डिलीट हो गया और पेज जो है बीच में गायब हो गया, तो ऐसा नहीं करना है। 4/7 यानी कि 7 पेज है टोटल, ये 3/7, तो इस तरह का एक भी पेज नंबर मिस नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू रहना चाहिए, जिससे कि ऐसा ना हो कि बीच में आपका पेज कोई डिलीट हो गया और उन्हें मालूम नहीं चल पा रहा है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं जिसका आपको इंतज़ार था, सैंपल जो रिपोर्ट है उसको देखते हैं। तो सैंपल रिपोर्ट मैंने आपको जैसे दिखाया था पहले, ब्लैंक फॉर्मेट था। इसमें आपको लर्नर नंबर इस तरह से डालने हैं, जो भी आपके नंबर मिलेंगे 8 डिजिट के उसको यहाँ पे फिलअप करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और लर्नर नेम यहाँ पे देने हैं, जो भी आपका नाम है, जैसे एन इलस्ट्रेशन, जो भी आपका नाम है यहाँ पे पुट करें और आपको जो है शुरू हो जाना है। तो सबसे पहले क्या मैंने बताया था आपको, डिस्क्रिप्शन देने हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन का। तो आप देखिए इस फॉर्मेट में साफ साफ लिखा है, आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ सब कुछ लिखा है कि आपको करना क्या है, कितने वर्ड में लिखने हैं, क्या लिखने हैं, ये सब चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ हाईलाइट करके। तो आपको हमें नहीं लगता कि ज़्यादा परेशानी होगी, आप तुरंत कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखना है, सबसे पहले देखिए, इंक्लूड देयर। स्वागत है आपका फीयरलेस वर्ल्ड में, और मैं हूँ आपका दोस्त अभय कुमार सिंह, जो कि आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लाया करता हूँ। मेरा बैकग्राउंड, मैंने BE मैकेनिकल किया हुआ है और इंडस्ट्रियल सेफ्टी में मेरा स्पेशलाइजेशन है, जिसमें मैंने निबोस भी किया है, IOS भी किया है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी भी किया है। तो मैं तरह तरह के टेक्निकल वीडियोस सेफ्टी से रिलेटेड लाता हूं, जिससे कि हमारे सब्सक्राइबर्स को लाभ मिल पाए और एक सेफ्टी अवेयरनेस पूरे देश में फैल पाए। इन हियर द ऑर्गेनाइजेशन नेम, देखिए यहाँ पे स्टार मार्क कर दिया, नेम, लोकेशन, नंबर ऑफ वर्कर, ये सब डालने हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेन एक्टिविटी, प्रोडक्ट, सर्विस डालने हैं। और यू मस्ट ऑल्सो डिस्क्राइब द एरिया टू बी रिस्क असेस्ड, कौन से एरिया में कर रहे हैं, होल साइड कर रहे हैं कि कोई पार्ट कर रहे हैं, ये सब आपको डालने हैं। और नेम जो है आपको अगर आप किसी का कॉन्फिडेंशियल इशू है, मान लीजिए कि उसका नाम जो है आप नहीं देना चाहते हैं, तो आप चाहें तो अपने अनुसार भी नाम दे सकते हैं उस कंपनी का। ऐसा कुछ नेम जो है, अगर कोई ज़रूरी नहीं कि आपको ओरिजिनल नेम ही देने हैं, ओरिजिनल लोकेशन देने हैं। लोकेशन आप दे सकते हैं, जनरल लोकेशन दे दीजिए, जैसे मान लेते हैं दिल्ली दे दीजिए, मुंबई दे दीजिए, मान लेते हैं कि आप भोपाल में काम करते हैं तो भोपाल दे दीजिए। भोपाल का कोई खास एरिया का ऐसा मतलब एग्जैक्ट एड्रेस ना दे के एक जनरल एड्रेस दे दीजिए, जिससे कि उनका रिपुटेशन जो है ना जाए, अगर ऐसा इशू है तब। नहीं तो आप चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि इन्होंने डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है और किस तरह की कंपनी है। तो इसमें लिखा है कि माई ऑर्गेनाइजेशन इज नेशनल जनरल गैरेज लिमिटेड। ये क्या है, एक गैरेज है, नोन एज NGG लिमिटेड, हर कंपनी का शॉर्ट नेम हो जाता है। विच इज बेस्ड इन लेस्टनशायर, ऐसा कोई जगह है। और एंड एम्प्लॉयज 24 वर्कर्स, वहाँ पे 24 वर्कर्स है वहाँ पे, ऐसा साफ साफ लिखा हुआ है। पहले ही में हो गया, नेम हो गया, लोकेशन हो गया और वर्कर हो गया। देखिए एक लाइन में क्लियर हो गया, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब हमको डिस्क्रिप्शन देने हैं, तो डिस्क्रिप्शन तो देने पड़ेंगे, क्या क्या हो रहा है, मैंने हम कहाँ पे ये एक्टिविटी हो रही है। तो NGG यानी कि नेशनल जनरल गैरेज लिमिटेड इज़ ए मीडियम साइज्ड गैरेज है विथ ऑफिस। इसमें ऑफिस भी है, व्हीकल्स रिपेयर शॉप है। देखिए कितना क्लियरली डाल रहा है, आपको भी ऐसे ही करने हैं। पेंट स्प्रे बूथ है वहाँ पे। और आगे अब नेक्स्ट जो है सेंटेंस में बढ़ते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया, क्या हो रहा था वहाँ पे, सॉरी क्या क्या है वहाँ पे। और सेकेंड जो है, द बिजनेस डज ए लॉट ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑन द कमर्शियल व्हीकल एंड बॉडी रिपेयर ऑन द व्हीकल। ठीक है, तो ये एक्टिविटी दिखा दिया यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। तो रिपेयर हो रहा है, मेंटेनेंस हो रहा है कमर्शियल व्हीकल का, मेनली चेयर एंड वैन्स that have been involved in accidents for insurance company। ये जो है किसके लिए है, मेनली कार एंड वैन्स दैट हैव बीन इन्वॉल्व इन एक्सीडेंट, जो कि जिनका एक्सीडेंट हो चुका है, किसके लिए, तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए ये जो है बना हुआ है। और सर्विसिंग एंड MOT, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सर्विसिंग एंड MOT
आर ऑल्सो कैरिड आउट। MOT का मतलब यहाँ पे हमें लगता है कि मेंटेनेंस ऑन कमर्शियल व्हीकल है। तो ये जो है आपको MOT आर ऑल्सो कैरिड आउट फॉर द मेंबर ऑफ द पब्लिक, यानी कि पब्लिक के लिए जो है भी ये काम करती है। टिपिकल एक्टिविटी अंडरटेकन इंक्लूड मूविंग स्पेयर पार्ट फ्रॉम द स्टोर, और इसके खास एक्टिविटी क्या क्या होते हैं, तो स्पेयर पार्ट को मूव किया जाता है यहाँ पे मैंने, और वर्क प्लेस इंजन रिपेयर होता है, एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू सर्विसिंग होता है, MOT बॉडी रिपेयर होता है, ड्रेनिंग फ्यूल ऑयल, स्प्रे बूथ एक्टिविटीज़ है वहाँ पे, इंक्लूडिंग द यूज़ ऑफ पेंट दैट आर सॉल्वेंट बेस्ड। पेंट भी यूज़ किया जाता है जो कि सॉल्वेंट बेस्ड है, यानी कि सॉल्वेंट मिला के उसको यूज़ किया जाता है। द गैरेज ऑपरेट्स फ्रॉम 8 to 6 PM। देखिए यहाँ पे टाइमिंग भी मेंशन है, मैंने बताया था ना पैटर्न भी डालने हैं, तो टाइमिंग भी आपको मेंशन है यहाँ पे कि ये जो है गैरेज जो है आपको 8 AM to 6 PM जो है ऑन वीकडे चलता है, एंड इज़ क्लोज एट द वीकेंड, यानी कि वीक के एंड में एक दिन के लिए क्लोज होता है। और वर्कर्स आर ओनली रिक्वायर्ड टू वर्क 7 hours, केवल आपको 7 घंटा ही काम यहाँ पे होता है पर डे। सो देयर आर स्टेगर स्टार्टेड एंड फिनिश टाइम इन द प्लेस, यानी कि शिफ्ट स्टार्ट टाइम है, बीच में गैप है, स्टेगर है, अलग अलग है। ऐसा आप जो भी डिस्क्रिप्शन चाहें अपने अनुसार दे सकते हैं, ऐसा कोई नहीं, लेकिन ये ध्यान रहे आपको कॉपी नहीं करना है। अगर आप कॉपी करेंगे तो माल प्रैक्टिस में पकड़े जाएंगे, फिर आप बैन हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है, यहाँ से केवल आपको आइडिया लेने हैं, बट योर सेंटेंस आपका डिस्क्रिप्शन आपके वर्क प्लेस के अनुसार होना है। और द रिस्क असेसमेंट विल कवर द गैरेज एंड स्प्रे बूथ एक्टिविटी। यहाँ पे देखो गैरेज और केवल स्प्रे बूथ का ही किया जा रहा है, पूरे गैरेज का नहीं किया जा रहा है। द ऑफिस एरिया हैज़ ए सेपरेट रिस्क असेसमेंट, ऑफिस का सेपरेट जो है रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट बना है। द फाइनेंस डायरेक्टर हु रिपोर्ट डायरेक्टली टू द मैनेजिंग डायरेक्टर हैज़ डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द हेल्थ एंड सेफ्टी। यहाँ के रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो फाइनेंस डायरेक्टर। देखिए ये भी क्लियर, कितना सिंपल सेंटेंसेस में यहाँ पे लिखे गए हैं सारी चीज़। तो हमें लगता है कि आप भी लिखेंगे तो आप लिख पाएंगे अच्छे से। और उसके बाद जो है सेकेंड इसका है कि यू मस्ट नॉट गिव द ब्रीफ आउटलाइन हाउ यू कंप्लीट द रिस्क असेसमेंट। आपको अब देना है कि आपने कैसे रिस्क असेसमेंट कंप्लीट किया। ये कितने वर्ड में लिखने हैं, 200 वर्ड्स में अप्रोक्सीमेटली। चाहे तो थोड़ा सा कम या थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, बट एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेटली आप लीजिए कि आपको ज़्यादा मतलब कि बड़ा रिपोर्ट ना हो। तो इसमें देखिए इसने क्या क्या लिखा है, आप इसका एक आइडिया ले लीजिए कि आई स्टार्टेड बाई लुकिंग अप रेफरेंस टू गुड प्रैक्टिस रिलेटिंग टू आवर ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने जो है ऑर्गेनाइजेशन में जो गुड प्रैक्टिस से स्टार्ट किया है। और द HSE वेबसाइट हैज़ ए लॉट ऑफ रिसोर्सेज। और इन्होंने जो भी गुड प्रैक्टिसेस है वहाँ कहाँ से लिए, HSE वेबसाइट से, वहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी इन मोटर व्हीकल्स रिपेयर एंड तो जो मोटर व्हीकल रिपेयर जो गाइडलाइन है जो कि HSE वेबसाइट पे है, उसका इन्होंने रेफरेंस दिया कि मैंने वहाँ से बहुत सारे चीज़ों को पढ़ा कि क्या सही है क्या गलत है। वाज ए गुड सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, वहाँ से इन्होंने इन्फॉर्मेशन लिया, उसी को कंपेयर किया इस गैरेज से और बाकी अपना फाइंडिंग लिखा। आफ्टर लुकिंग एट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आई देन वेंट अराउंड द वर्क प्लेस। तब हम ये सोर्स देखने के बाद ये वर्क प्लेस पे गए और टॉक टू द पीपल हु वेयर डूइंग द जॉब। जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनसे उन्होंने बात की। दे गेव मी इंफॉर्मेशन दैट वाज ऑब्वियस फ्रॉम जस्ट ए विजुअल इंस्पेक्शन लिया। और फॉर एग्जाम्पल ए लॉट ऑफ वर्कर डिड नॉट नो दैट देयर वेयर डस्ट मास्क अवेलेबल ऑन और द रीजन्स वाई दे शुड बी ऑन। उनको पता ही नहीं था कि यहाँ डस्ट मास्क भी है और क्यों पहनना चाहिए डस्ट मास्क, उनको पता भी नहीं था। तो आई ऑल्सो चेक द एक्सीडेंट बुक, इन्होंने जाके एक्सीडेंट बुक भी चेक किया। एंड व्हाट टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट हैड ऑकर्ड इन लास्ट 12 मंथ में वहाँ किस तरह का एक्सीडेंट हुआ था उन्होंने चेक किया। वेदर एनी ऑफ दिस इंसिडेंट वेयर रिकरिंग, आई ऑल्सो चेक द रीजन फॉर सिक एब्सेंस गेन एंड सी इफ देयर वेयर रीअकरिंग थीम्स ऑफ इल हेल्थ। तो ये उन्होंने यहाँ पे जाके देखा, तो ये एक लिखा हुआ है, आप इसको समझेंगे और आप लगता है कि आप अपने से भी लिख पाएंगे।
When assessing the control measures, I also refer to some of the HSC approved code of practice। आप चाहें तो ILO का बहुत सारा रिकमेंडेशन है, आप उसको जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, हर चीज़ों पे रिकमेंडेशन है। तो आप वहाँ पे जाएंगे ILO के वेबसाइट पे, नहीं तो आप जो है ऐसे भी सर्च करके मिल जाएगा। तो वहाँ पे जाने के बाद आपको बहुत सारे आपको गुड प्रैक्टिस मिलेंगे, वहाँ से आपको ये करना है, फॉलो करना है। और व्हेन लुकिंग एट द कंट्रोल मेजर्स फॉर द डस्ट वर्क प्लेस, आई रेफर डस्ट इन द वर्क प्लेस जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन गाइडेंस नोट्स। ये तो जब उन्होंने इसके लिए कंट्रोल मेजर लेना था तो ये नोट्स उसने पढ़ा और फिर जो है वहाँ पे उन्होंने लिखा। अब आइए देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये है, तो इन्होंने क्या पाया वहाँ पे, हजार्डस सबस्टांस पाया। क्या हजार्डस सबस्टांस था साइट पे, ये सेकेंड पार्ट जो है रिस्क असेसमेंट है, इसमें हजार्डस सबस्टांस था आपको डस्ट, हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोसेस डस्ट। जो डस्ट जो है आपको पेंटिंग करने से पहले जो स्प्रे डस्ट से ये ब्लास्टिंग करते हैं, आई थिंक वही है वहाँ पे। तो वो जो कंसंट्रेशन जो है उस वहाँ पे ज़्यादा था डस्ट का। अब इसके जो है हु मस्ट बी हार्म्ड एंड हाउ, तो ऑल वर्कर्स, कस्टमर एंड अदर विजिटिंग द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये है हाई, इसको कंसिक्वेंस उन्होंने क्या लिखा है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोसेस डस्ट are always present from the routine and frequent activities being carried out. Since there is no dust extraction, people breathe in hazardous dust which can cause anything from the short term irritation to the long term serious health condition. People can also get the irritant dust on their skin। तो ये है। और इन्होंने यहाँ पे पहले क्या था, डाइल्यूशन वेंटिलेशन था, डस्ट मास्क अवेलेबल था, बट नॉट मैंडेटरी दैट देयर these are on। तो what are you already doing, तो ये क्या है, वहाँ पे डाइल्यूशन वेंटिलेशन है, डस्ट मास्क अवेलेबल है, लेकिन कोई मैंडेटरी नहीं है पहनना। तो ये फर्दर कंट्रोल मेजर क्या ले रहे हैं, तो इनक्लोज एरिया टू बी सेटअप फॉर द सैंडिंग ग्राइंडिंग ऑपरेशन इंक्लूडिंग दैट विल इंक्लूड ए सूटेबल लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन सिस्टम। इसके लिए 6 मंथ का जो है टाइम स्केल दे रहे हैं। तो परचेज ऑफ ऑन टूल डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम, इसके लिए 1 मंथ का टाइम। और यूज़ ऑफ फेस मास्क इन द कंजक्शन विद द एक्सट्रैक्शन सिस्टम। और इसमें 2 पार्ट है, 3A इन्फोर्समेंट ऑफ द यूज़ एंड द 3B है परचेज ऑफ, यानी कि ये 1 मंथ का है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि सबका एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन एलोकेट किया गया है, वर्कशॉप मैनेजर एक्शन, जैसे 1 जो है 3A है, 4, 5, 6 to 15 जो है ये वर्कशॉप मैनेजर की ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फाइनेंस डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी 2, 4, 12, 14, 15, 16 ये है। स्टोर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी 3B, 13, 14। तो ये देख रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे बांटा गया है लोगों का। उसी प्रकार अगर आप देखें इसमें, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि 1 और ये आपका 1, 2 और फिर ये आपका 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, लगभग 13 जो है इसमें हजार, यानी 10 से ऊपर है। और डिफरेंट कैटेगरी के हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये फायर का है, इसमें देख रहे हैं हेल्थ वेलफेयर वर्क का है, उसकी इसमें देख रहे हैं वाइब्रेशन का है, उसके पास आप देख रहे हैं वर्क एट हाइट का है, उसके वर्क एट हाइट का है, स्लिप ट्रिप का है, और नॉइज़ का है, सेफ मोमेंट ऑफ पीपल एंड व्हीकल है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी है। तो अलग अलग कैटेगरी के हजार्ड्स हैं। अब थर्ड सेक्शन यानी कि थर्ड पार्ट में बात करें तो प्रायोरिटाइज दिस 3 एक्शन जस्टिफिकेशन फॉर द सिलेक्शन। मैं सब कुछ डिस्क्राइब नहीं कर सकता यहाँ पे, लेकिन मैं आपको ये लिंक दे दूंगा इसका, आप वहाँ से चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, या आप निवोस की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ से भी ये सारा चीज़ मिल जाएगा आपको। तो मैं उसी का सैंपल रेफ़र कर रहा हूँ, क्योंकि उसका सैंपल एक स्टैंडर्ड सैंपल होगा। अगर मैं अपना सैंपल देता हूँ तो हो सकता है कि उसमें मिस्टेक हो, पूरे नंबर लाने के लिए सक्षम ना हो। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप जो है कम नंबर लाएं, तो जो स्टैंडर्ड है उसी से आप अपने आप को कंपेयर करें। तो ये जो है इसमें जैसे आपको 3 हाईएस्ट प्रायोरिटी मस्ट अर्जेंट एक्शन जो आपको चुनना है। तो इसमें क्या क्या चुना गया है, तो परचेज ऑफ मोबाइल ब्रिज पहला जो है इन्होंने अर्जेंट कहा है। इनक्लोज्ड एरिया टू बी सेट फॉर द सैंडिंग, ये इनक्लोजिंग करने के लिए। परचेज ऑफ ऑन टूल डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम, ये 3 जो है इन्होंने प्रायोरिटाइज़ किया है। अब इन्होंने प्रायोरिटाइज़ करने के बाद
इसमें मोरल, लीगल और फाइनेंशियल आर्गूमेंट देना है। कितने? 500 to 700 वर्ड में। तो आप देखिए यहाँ पे मोरल रीजन आपको दिख जाएगा कि आवर वर्कर्स कम फ्रॉम द वर्क टू अर्न वेजेस, नॉट टू बी पुट एट रिस्क ऑफ falling ill now। और ये क्या यहाँ पे दे रहा है कि एक्टिविटी दे सम ऑफ द इल हेल्थ कंडीशन दैट कुड बी कॉन्ट्रैक्टेड और इंजोर्ड दैट कुड अकर विल हैव ए मेजर इम्पैक्ट ऑन देयर लाइफ्स एंड वर्कर्स एंड देयर फैमिली। ये क्या है? मोरल रीजन है। आप जो देख रहे हैं ना कि उनके फैमिली पे इम्पैक्ट आएगा इसके, तो इस तरह से उनके फ्रेंड्स पे इम्पैक्ट आएगा। लॉन्ग टर्म इंजुरी, इल हेल्थ एंड ऑल्सो लाइकली टू हैव मेजर इम्पैक्ट ऑन वर्कर्स मेंटल हेल्थ। तो ये सब क्या है? मोरल रीजन है, जो कि इसमें लिखा गया है, बताया गया है। तो पहला इसमें आप देख रहे हैं कि फुलफिल हो जाता है मोरल रीजन। दूसरा है फाइनेंशियल रीजन। तो फाइनेंशियल रीजन जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फाइनेंशियल में अगर ये नहीं किया जाता है तो किस तरह कॉस्ट आएगा, तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों को आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो तीनों का जो है, थ्री जो कैटेगरी अलग अलग है ना, सबके अलग अलग हैं। तो इंजोर्ड वर्कर हो सकते हैं, सिक पे देना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट ऑफ वर्कर वेजेज है, मेडिकल कॉस्ट है, लो वर्किंग टाइम है, दूसरा जो है रिप्लेसमेंट इक्विपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, एग्जांपल कंट्रोल इज लॉस्ट ओवर व्हीकल। थर्ड है कॉस्ट एसोसिएटेड विद द इन्फोर्समेंट एक्शन। तो ये देख रहे हैं, ये कॉस्ट से रिलेटेड यहाँ डिस्कस है। तो दूसरा भी जो रीजन है फाइनेंशियल आर्गूमेंट, वो भी फुलफिल होता है। और थर्ड जो है देखिए यहाँ पे कि अगर आप नहीं करते हैं तो थर्ड रीजन यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ फाइनेंशियल रीजन में देखिए पैसे भी दिए हुए हैं, यानी कि हाउ मच कॉस्ट, जैसे कि यहाँ पे 154 ये यूरो का चिन्ह है शायद इतना है, और आप डॉलर में दे सकते हैं, आपकी मर्जी। तो ये जनरली डॉलर क्या है कि ऑल ओवर इंडिया चलता, ऑल ओवर वर्ल्ड चलता है, तो डॉलर में ही हम लोग दिए थे अपना रिपोर्ट। तो आप भी चाहें तो डॉलर में इसको दे सकते हैं। तो ये सब दिख रहा है कि क्या क्या कॉस्ट आएगा। मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा, वीडियो बड़ा हो जाएगा, अभी 21 मिनट का हो गया। उसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप नहीं उसको फुलफिल करते हैं तो ये जो कुछ लॉ वगैरह जो है, देखिए यहाँ पे कि देयर आर आल्सो स्पेसिफिक लीगल ड्यूटीज ऑफ NGG नीड टू मीट अंडर द वर्क एट हाइट रेगुलेशन 2005। ये रेगुलेशन वगैरह यहाँ पे दिए हुए हैं, कौन से आर्टिकल, रेगुलेशन नंबर 7 यहाँ देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या है, लीगल रिक्वायरमेंट के बारे में डिस्कस किया गया है। तो ये तीनों चीज़ इसमें क्लियर हो जाता है। अब जो सेकेंड पार्ट है कंसिडरेशन ऑफ लाइकलीहुड एंड प्रोबेबल सिवियरिटी ऑफ इंजुरी, इल हेल्थ और हार्म। ये कितना में डिस्कस करना है? 150 to 250 वर्ड में। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाइकलीहुड एंड सिवियरिटी। लाइकलीहुड मतलब क्या है कि वही क्या हो सकता है, यानी कि लाइकलीहुड क्या है किस चीज़ का? तो इंजुरी ऑकरिंग फ्रॉम द वर्किंग इन एंड अराउंड द इंस्पेक्शन pit इज क्वाइट हाई। दिस इज ड्यू टू इंस्पेक्शन pit बीइंग रेगुलर, डेली यूज and most machines carry out work in this area, the severity of risks occurring could be fairly serious। तो ये क्या है, लाइकलीहुड के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। और आपको सिवियरिटी देखिए, सिवियरिटी विल डिपेंड अपॉन द हाइट ऑफ द वर्कर फॉल्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द पिट और फॉल फ्रॉम द एक्सेस स्टेप। तो ये डिपेंड करता है कितने ऊंचे से आदमी कोई गिर रहा है। तो यहाँ पे सिवियरिटी भी डिस्कस हो गया। ऐसे कर करके तीनों का जो है वहाँ का लाइकलीहुड और सिवियरिटी आपको डिस्कस करना है। और उसके बाद इसको कैसे रिस्क को कंट्रोल किया जाए उसके बारे में तीनों जो ऑल थ्री जो आपने प्रायोरिटाइज किया, उसको तीनों को अलग अलग जो है यहाँ पे उसके रिस्क को कैसे कंट्रोल करेंगे डिस्कस करना है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, मैं ज़्यादा पढ़ के ना समझाता हूँ, आप पढ़ सकते हैं। जैसे देखिए अगर सेकेंड को पढ़ें तो डस्ट इनक्लोजर विल हैव ए मेजर इम्पैक्ट ऑन द अमाउंट ऑफ डस्ट इन द वर्क प्लेस। इट विल स्टॉप, जो डस्ट इस इनक्लोजर सिस्टम इन्होंने लगा रहा है, इससे क्या है, मेजर इम्पैक्ट ऑन द अमाउंट ऑफ डस्ट इन द वर्क। इट विल स्टॉप डस्ट फ्रॉम द स्प्रेडिंग। ये क्या है, कंट्रोल मेजर कितना इफेक्टिव है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। उसके बाद जो है डिस्क्रिप्शन हाउ इफेक्टिव ईच एक्शन इज लाइकली टू बी कंट्रोलिंग द रिस्क। 250 to 350 वर्ड में इसको डिस्कस करना है। वही चीज़ मैं आपको जो बताया कि कंट्रोलिंग रिस्क ये कैसे ये इफेक्टिव है, इसको यहाँ पे ऑल ऑफ थ्री को यहाँ पे डिस्कस करना है। लास्ट में है रिव्यू बहुत छोटा पार्ट है। इसमें क्या लिखना है कि आपको एक रिव्यू का डेट देना है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कंपनी पॉलिसी इज टू रिव्यू रिस्क असेसमेंट एट लीस्ट एवरी 12 मंथ। आई देयरफॉर सेट द रिव्यू डेट 12 मंथ, यानी कि ये डेट तय किया गया है। यानी कि ये 24 जुलाई 2019 का ये उस डेट को ये बनाया जा रहा है। तो देखिए 1 साल के बाद यहाँ पे डेट दिया गया है। तो इस तरह से आप जो है अपना जो है
माइंड यूज़ करके बता सकते हैं कि क्या डेट होना चाहिए। और उसके बाद यू मस्ट इंडिकेट हाउ द रिस्क असेसमेंट फाइंडिंग विल बी कम्युनिकेटेड। देखिए कम्युनिकेट कैसे, मैंने बताया ना ईमेल वगैरह से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कैसे कम्युनिकेट किया जा रहा है। आई विल अरेंज ए मीटिंग, इन्होंने मीटिंग किया जिससे कि सब ये डिस्कस हो जाए ये रिस्क असेसमेंट। एंड आई विल देन प्रोवाइड समरी ऑफ द फाइंडिंग एंड एक्शन फॉर द वर्क प्लेस। इसकी समरी जो है दिया जाएगा किसको, वर्क प्लेस एंड स्टोर मैनेजर को। और फॉलो अप मीटिंग इफ़ रिक्वायर्ड, और फिर मीटिंग होगी, अगर आप ये फुलफिल नहीं हो रहा है तो फिर हम मीटिंग करेंगे, मीटिंग करके फॉलो अप लेंगे कि आपने ये जो हमने टाइम दिया उसके अंदर ये कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं। और द फाइंडिंग ऑफ द रिस्क असेसमेंट विल बी इंक्लूडेड इन द नेक्स्ट अवेलेबल टूल बॉक्स टॉक। जो टूल बॉक्स टॉक नेक्स्ट होगा उसमें इस सब फाइंडिंग को डिस्कस किया जाएगा और बताया जाएगा लोगों को। आई विल ऑल्सो एडवाइज द वर्कर्स ऑन द एक्शन दैट आर टू बी टेकन, क्या एक्शन लिया जाएगा और एडवाइस किया गया उसके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा टूल बॉक्स टॉक में, बताया जाएगा वर्करों को। ए समरी ऑफ रिस्क असेसमेंट एंड एक्शन टू बी टेकन विल बी पोस्टेड ऑन द कंपनी इंट्रानेट दैट ऑल वर्कर हैव एक्सेस टू। इंट्रानेट अगर है तो उस पर हम कर सकते हैं, नहीं तो सबको एक ईमेल सर्कुलेट कर देंगे ताकि जो है सबको पता चल जाए कि ये एक्शन लेना है। तो आपके उस कंपनी में जिस तरह का मीडिया हो सकता है उस तरह का वहाँ पे आपको यूज़ करना है। आजकल तो ईमेल बहुत ये है, तो ईमेल से ही सारा इन्फॉर्मेशन आजकल शेयर हो रहा है। और उसके बाद जो है यू मस्ट नाउ इंडिकेट यू विल फॉलो अप ऑन द रिस्क असेसमेंट टू चेक दैट द एक्शन हैज़ बीन कैरिड आउट। बहुत जगह क्या होता है कि एक्शन तो आपने ले लिया बट ये टाइमली कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो आपको कैसे फॉलो अप लेंगे, कैसे जांच करेंगे आप कि जो ये कंप्लीट हो पाया है कि नहीं, आप कैसे उनको रिमाइंडर देंगे, उसके बारे में आपको अपने माइंड से लिखना है। लेकिन यहाँ पे जो सैंपल लिखा गया मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। आई विल सेट डायरी रिमाइंडर फॉर रफली 10 days बिफोर। 10 दिन पहले आप उनको रिमाइंडर सेट बताएंगे, उनको ईमेल करेंगे या जैसे भी हो। आई विल स्पीक टू द रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर ईच ऑफ द एक्शन टू फाइंडिंग आउट प्रोग्रेस अगेंस्ट द ईच एक्शन, शुड द एक्शन नॉट बी ऑन द टारगेट फॉर कंप्लीशन, इसके बारे में उन्हें बताया जाएगा। और आई विल फाइंड आउट द रीज़न वाई, क्यों नहीं कंप्लीट हो रहा है इसका भी रीज़न फाइंड आउट करेंगे, साथ में जो भी मदद होगी वो करेंगे, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। इफ़ एनी एक्शन लुक लाइक दे आर नॉट गोइंग टू बी कम्प्लीटेड, ऐसा कुछ एक्शन है जो कंप्लीट नहीं हो पाएगा ऐसा लग रहा है, तो ऑन टाइम आई विल स्पीक टू द फाइनेंस डायरेक्टर टू सी इफ एडिशनल रिसोर्स इज अवेलेबल फॉर द एक्शन दैट आर वेरी ओवर ड्यू, completion is more than 6 months late will be referred to the managing director। अगर लग रहा है कि कोई लेट हो रहा है, कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो उनको फिर उस चीज़ को मैनेजिंग डायरेक्टर को इन्फॉर्म किया जाएगा भाया फाइनेंस डायरेक्टर। पहले फाइनेंस डायरेक्टर को या मेल कर सकते हैं, फाइनेंस डायरेक्टर को सीसी में लेके मैनेजिंग डायरेक्टर को आप ईमेल कर सकते हैं। तो ऐसा यहाँ पे आपको एक लिखना है ताकि आप कैसे करेंगे, ये आप डिपेंड करता है कि आप कैसे करना चाहते हैं, वहाँ पे क्या क्या रिसोर्स अवेलेबल हैं और आप क्या कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चारों पार्ट जो है आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें हमें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो हमारे वीडियो मिस ना करें। साथ में आप बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिलेगा। तो आई होप हमारे वीडियो को आप एंजॉय करते हैं।